हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आया हूं विच इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले बेटा चेक कर लो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लो। और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चलो रिवाइज करते हैं साथ में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे बेटा सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे सामने दो। ए बी सी बताना है हमको मेजरली। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर डायग्राम दिया है, इसमें अगर मैं ए को जज करूँ तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ए इज नथिंग बट डेंड्राइट। तो ए जो है वो डेंड्राइट की बात कर रहा है। इसके अलावा बी क्या हो गया बेटा? तो ये तो माइलिन शीट है, बी वो सेल है जो माइलिन शीट बनाते हैं, तो बी श्वान सेल्स हो गए, श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स हो गए। और सी क्या हो गया? सी जो है बेटा चेक करो, माइलिन शीट जहां पर एब्सेंट है उसके बीच के स्ट्रक्चर को, इसको नोड बोलते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो अगर आप ये आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका आंसर फिर ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या क्या स्ट्रक्चर है मैं बता देता हूँ। एक तो निसल्स ग्रैनुअल दिखते हैं आपको सेल बॉडी के अंदर। यही निसल ग्रैनुअल जो है वो क्या बनाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जो जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पर आपके साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो कि एक्सॉन के टर्मिनल पे दिखता है। तो ये रहा एक्सॉन टर्मिनल। इसके अलावा एक्सॉन आप देख रहे हो, पहचान पा रहे हो, माइलिन शीट व्हाइट कलर की बेटा शीट होती है, और यही व्हाइट अपीयरेंस देती है नर्व फाइबर को। और उसके अलावा माइलिन शीट बनाता कौन है? तो श्वान सेल्स हमने अभी मेंशन किया। बाकी सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है बेटा आगे वाला, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि ये साइनैप्स जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ये हो गई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये आगे वाली क्या हो गई? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं? रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है ए और बी। एक तो आपसे पूछा है बेटा बी के बारे में, तो बी क्या लगता है आपको क्या होगा? तो बी, बी रिसेप्टर्स है। क्या है? रिसेप्टर्स। ये क्या है? तो यहां पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का गैप, ये है ए। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। इसके अलावा बेटा सी की अगर बात करूं, तो सी आपके ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मेंशन किए हुए। सो दिस इज नथिंग बट न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ से क्या बन सकता है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर आपको पता हो। साइनेप्टिक वेसिकल्स होता क्या है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं सेल बॉडी में, वो जाके स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे? आपके साइनेप्टिक नोब में। फिर वो जब ट्रांसमिट करना होता है इंपल्स को, ये वेसिकल्स जाके फ्यूज होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। वो क्लेफ्ट, बीच का जो स्पेस होता है बेटा साइनाप्सिस का, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। वहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करेंगे किसके साथ? रिसेप्टर्स के साथ, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, अगली वाली मेम्ब्रेन के अंदर इंपल्स जनरेट हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आगे देखो जरा। अब ये को डायग्राम दे दिया बेटा, दिस इज ब्रेन का डायग्राम। क्या क्या मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी? सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेंशन किया हुआ है, सबसे बड़ा पार्ट दिस विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, ये मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा फोर ब्रेन मेंशन किया है, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस चेक कर लो, थैलेमस चेक कर लो। इसके अलावा क्या पूछा क्या है हमसे? एक तो ये व्हाइट कलर की फाइब्रस बेटा ट्यूब, ये ट्रैक, फाइबर ट्रैक, जो कि क्या करता है? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चिपकाता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या है? ये व्हाइट फाइबर का ट्रैक है, जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चिपकाएगा आपस में। उसके अलावा बेटा और क्या क्या मेंशन है? सी पूछ रहा है, तो बेटा पॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला किस पार्ट में आते हैं? तो सी इज नथिंग बट दिस इज हाइंड ब्रेन। सी ही क्या है? हाइंड ब्रेन है, याद रखना है। इसके अलावा बेटा बी क्या है? तो आपको ये पोर्शन समझ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट सेरिब्रल एक्विडक्ट, बी। तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम एक बार ढंग से देख लेना। कोई भी एबीसीडी कुछ भी मार्क करने को आएगा तो गलत मत करना, ये रिवाइज करा दिया डायग्राम। अब आ जाते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे, फटाफट से थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोसेस थ्रू टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो कौन सा प्रोसेस है? इसी को तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर आपका आंसर कोऑर्डिनेशन था तो बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर ठीक है। इसके अलावा अदर सिस्टम फ्रॉम विच नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स
एंड इंटीग्रेट इन सिंक्रोनाइज फैशन इज। कौन कौन से सिस्टम है बेटा जिससे नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये चीज इसी चैप्टर में शुरू में लिखी हुई है कि आपकी बॉडी जो है वो दो चीजों से कोऑर्डिनेट होती है, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जाके चेक कर लो अगर आपने नहीं देखी है। लोकोमोशन की भी अपलोड हो चुकी है, वो भी जाके देख सकते हो आप। तो देखो, थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सच है बेटा। ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, मेड्यूला आता है, सेरिबेलम नहीं आता है, सेरिबेलम साइड में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, कोई गड़बड़ नहीं है। हाईली स्पेशलाइज सेल इन एनिमल विच कैन डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो न्यूरॉन की तो बात हो रही है शायद। ठीक है, पहचान पाई कि न्यूरॉन की बात हो रही है, तो न्यूरॉन। नेक्स्ट आपको कह रहा है लोअर वर्टिब्रेट इन विच न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल एंड कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। तो ये बेटा आपके एनसीईआरटी में हाइड्रा के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता तो यहां से देख लो। ठीक है, हाइड्रा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट, साइट वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस्ड एंड कंट्रोल्ड इज। वो साइट जहां से सारी प्रोसेस आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहचान पाए तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे देखो, पार्ट ऑफ पीएनएस विच कैरीज इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स को कंस्टिट्यूट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि सीएनएस तक सिग्नल लेके जाएगा, सीएनएस तक, तो दैट इज नथिंग बट एफेरेंट फाइबर्स। एफेरेंट न्यूरॉन्स या एफेरेंट फाइबर्स, याद रखना है। तो इफेरेंट क्या होता है फिर? इफेरेंट आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है इफेरेंट, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका हो गया न्यूरल सिस्टम विच रिले इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल। तो ऐसा नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम? जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल, मतलब इसको वॉलंटरी भी कहते हैं, क्योंकि स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्या है? वॉलंटरी मसल्स है। तो वॉलंटरी मसल्स तक जो सिग्नल लेके जाता है दैट इज नथिंग बट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ब्रांच ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक ब्रांच है विच ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। वेरी गुड, आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, एंड इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। क्या आपको पहचान में आ रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है? दोबारा सुनो, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और बॉडी की जितनी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जिसको सोमैटिक भी बोला जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर आपका आंसर था तो बहुत बढ़िया। उसके बाद बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वेयर ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर टर्मिनेट। ठीक है, ऐसे बल्क लाइक स्ट्रक्चर जहां पे फाइबर्स की ब्रांच टर्मिनेट करती है। तो होपफुली आप पहचान गए होगे, हमने डायग्राम में भी देख लिया था। इसी को बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं इसको हम? साइनेप्टिक नोब। गुड। उसके बाद केमिकल बाय विच नर्व इंपल्स ट्रांसमिट थ्रू वन न्यूरॉन टू दी अनदर आर। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, तो इन्हीं को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? न्यूरोट्रांसमीटर। अगला है सेल्स विच एनवलप नर्व फाइबर एंड फॉर्म माइलिन शीट अराउंड। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको बोलते हैं शॉन सेल्स। शॉन सेल्स, तो ये तो वहां पे डायग्राम में भी मेंशन किया था, वही क्वेश्चन था सेम, ये रिपीट क्वेश्चन है, आपसे पूछना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर नोन एज। दो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच के गैप को कहते हैं, नहीं बताऊंगा, मेंशन किया था ये भी मैंने। बताओ, एक माइलिन शीट, दूसरी माइलिन शीट, इनके बीच के गैप को क्या बोलेंगे? यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप करोगे, क्योंकि ये भी मेंशन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी डायग्राम में, सेम क्वेश्चन है। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, अच्छा रिपीट हो गया क्या? अच्छा ठीक है, रिपीट है तो आप ही बताओगे। 13 तो रिपीट हो गया तो मैं थोड़ी बताऊंगा, आप ही बताओगे। माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो माइलिनेटेड एंड नर्व नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो माइलिनेटेड जो है वो आपको मिलते हैं जनरली क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में, नर्व्स में।
जबकि अनमाइलिनेटेड आपको मिलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एज सच डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो लेकिन फिर भी ऐड कर लो सिर्फ इसको। आ गया क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू। भाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी क्यों है न्यूरॉन की, पता है? क्योंकि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है दैट इज पोलराइज्ड, ड्यू टू पोलराइज्ड, ठीक है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्साइटेबिलिटी हर उस सेल में होगी जिसके अंदर मेम्ब्रेन पे पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यही आपको कार्डियक सेल में भी दिखता है। ऐसे ही न्यूरॉन की मेम्ब्रेन भी क्या होती है, ऑलरेडी पोलराइज्ड होती है बेटा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहती है जनरली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी पोलराइज रहती है, आपको रिवाइज हो रहा होगा। नेक्स्ट, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज मोर कंपेयर टू सोडियम आयन थ्रू। अच्छा ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ट्रू रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, सोडियम गेट्स जो हैं वो लगभग बंद रहते हैं और उनकी परमिएबिलिटी नहीं होती है अच्छी उतनी, तो पोटेशियम की अच्छी होगी। नेक्स्ट मैचिंग देखते हैं बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ दिखते हैं आपको, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, बाइपोलर रेटिना पे दिखते हैं और यूनिपोलर दिखते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ पे, ठीक है। ये आपने देखा होगा बेटा कि एक एक्सॉन मल्टीपल डेंड्राइट तो मल्टीपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट तो बाइपोलर, और एक ही ब्रांच निकल रही है एक्सॉन दैट इज यूनिपोलर। तो कौन सा कहाँ पे होता है एनसीईआरटी में मेंशन है और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, तो इसको स्किप मत करना। उसके बाद कह रहा है द रेस्टिंग स्टेट चार्ज, वो कह रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ऑफ द इनर सर्फेस इज ड्यू टू, कौन सी दो चीज़ों की वजह से है, एक तो पोटेशियम आयन की वजह से है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन की वजह से है। तो दो चीज़ों की वजह से है, पोटेशियम आयन एंड नेगेटिव प्रोटीन। ये आपको पता है ऑलरेडी, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या है, बाहर पोटेशियम, सॉरी अंदर पोटेशियम और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एक्सोप्लाज्म ऑफ रेस्टिंग स्टेज इज मेंटेन्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट भी है एक्चुअल में ये, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है ये भी याद कर लो, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, ये आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आउटसाइड कहते हैं, और उसके बदले 2 पोटेशियम को अंदर लेगा और एटीपी कंज्यूम करेगा, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एटीपी कंज्यूम करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम अंदर ले रहा है, उसके बदले एटीपी ले रहा है, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। और इसी की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो पाता है, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा रखने हैं और अंदर पोटेशियम ज्यादा रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड टू एक्सोनल मेम्ब्रेन देन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्यों हो जाता है बेटा, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स, सोडियम गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं, आप लिख सकते हो परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से सोडियम अंदर रश कर जाएगा, और सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ती है तो पोटेशियम की बंद हो जाती है। तो पोटेशियम तो अंदर था ही, वो भी अंदर बंद हो गया क्योंकि पोटेशियम गेट बंद हो गए, और सोडियम भी अंदर रश कर गया, जिसकी वजह से ओवरऑल अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज मेम्ब्रेन। और ये डीपोलराइजेशन जो है वही एक्शन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, विच इज इम्पल्स, इसी को इम्पल्स कहते हो आप, ठीक है। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन पे तो होता है भाई एक्शन पोटेंशियल, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, जंक्शन फ्रॉम विच इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन, तो क्या बोलते हैं जंक्शन को, साइनैप्स, बहुत बढ़िया। आगे, टाइप ऑफ साइनैप्स इन विच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस न्यूरॉन इज सिमिलर टू द कंडक्शन अलोंग सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। ऐसे साइनैप्स का नाम बताओ जिसके अंदर क्या हो रहा है, इम्पल्स अक्रॉस न्यूरॉन इज सिमिलर टू द कंडक्शन अलोंग द सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल
साइनैप्स बता दो, बहुत बड़े सवाल है। साइनैप्स हमारी बॉडी में दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुन लो, रिवाइज हो जाएगा। एक होता है केमिकल साइनैप्स, जिसमें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो हमने डायग्राम देखा था उसके बीच में गैप होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, वो अगले वाले के रिसेप्टर पे टच करेगा, तब जाके बनेगा। वो कह रहा है कि दो न्यूरॉन मिलकर एक ही न्यूरॉन का काम कर रहे हैं, कौन से साइनैप्स में? तो बेटा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में ना दोनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो दोनों न्यूरॉन है उनको आपस में कांटेक्ट रहेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो पाएगी। और इस केस के अंदर कोई केमिकल रिलीज नहीं हो रहा, कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट का काम नहीं है, सीधा पिछले वाले न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अगले वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपको लगेगा ही नहीं कि बीच में जंक्शन आया, एकदम कंटिन्यूटी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे सिस्टम में, ह्यूमंस के सिस्टम में ज्यादातर कौन ज्यादा है? तो केमिकल साइनैप्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल साइनैप्स पढ़ लो इसको फिर से। टाइप ऑफ साइनैप्स इन विच ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरॉन इज सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्सॉन। वो कह रहा है दो न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो बिल्कुल सेम लगेगा कि जैसे एक्सॉन में हो रहा हो, मतलब बीच में लगेगा ही नहीं कि जंक्शन आया। तो जब चिपके होंगे दोनों, कब चिपके होते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के केस में। वेरी गुड। उसके बाद आपको कह रहा है कि इनसाइड द स्कल इज कवर्ड बाय सम मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज। ठीक है, स्कल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन आती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, इसको बोलते हैं मेनिंजस। क्या बोलते हैं? मेनिंजस। मेनिंजस के तीन लेयर होती है, डैप से याद कर लो, DAP, डैप, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, याद रखना है बाहर से अंदर की तरफ। DAP सबसे पहले तो क्रेनियम, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रेनियम 8 बोन्स को मिला के बना होता है। उसके बाद मेनिंजस, डैप, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बेटा डीप क्लेफ्ट विच डिवाइड सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। तो उस डीप क्लेफ्ट का नाम क्या है बेटा, जो सेरिबेलम को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है? इसको बोलते हैं मीडियन फिशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में। बड़ा सा ग्रूव है जो कि खाई जैसा स्ट्रक्चर है, जिसने लेफ्ट हाफ ऑफ सेरिब्रम और राइट हाफ ऑफ सेरिब्रम को डिवाइड करके रखा हुआ है। उसके बाद ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर विच कनेक्ट्स बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वो ट्रैक को क्या बोलते हैं जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है डायग्राम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो ब्रेन वाला था, सॉरी, वो यही था। कौन सा वो ट्रैक है बेटा जो कि कनेक्ट करता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को? नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ सेरिब्रम विच इज ग्रेइश इन अपीयरेंस। तो सेरिब्रम का कौन सा पोर्शन है बेटा? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, याद रखना है। मेरा सवाल यह है कि ग्रे क्यों है? ग्रे इसलिए है क्योंकि उसमें नर्व फाइबर है, या ग्रे इसलिए है क्योंकि उसमें सेल बॉडी है? क्योंकि उसके अंदर सेल बॉडी जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसलिए वो ग्रे है। अगर नर्व फाइबर होता तो माइलिन शीट होती, माइलिन शीट व्हाइट होती है। तो याद रखना है, कोई भी व्हाइट मैटर दिख रहा है अगर आपको, ठीक है, जैसे कि जो सेंट्रल रीजन है, सेरिब्रम का सेंट्रल रीजन है, बीच का रीजन है, वो व्हाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें नर्व फाइबर्स इकट्ठे हुए हैं, कि वो व्हाइट कलर के होते हैं। और जो कॉर्टेक्स है वो कैसा दिखता है आपको? ग्रे कलर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी सेल बॉडी इकट्ठी हुई होती है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज नीदर मोटर नॉर सेंसरी। ऐसे रीजन को एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएशन एरिया मेंशन किया हुआ है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ब्रेन विच इज रैप्ड अराउंड द सेरिब्रम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। तो मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है डायरेक्टली है, थैलेमस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप थैलेमस कर पाए तो बहुत बढ़िया, आपको रिवाइज है चैप्टर अच्छे से, वरना जाओ ये टॉपिक जाके रिवाइज करो। इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको पता चल जाए क्या जाके रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट विच कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, एंड सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो आसान हो गया, न्यूरोसिक्रेटरी मतलब हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हंगर सेंटर है, ठीक है, थर्स्ट सेंटर है। तो दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का इनर पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर सुनते ही आपको तो रिवीजन में याद आना चाहिए, लिम्बिक सिस्टम की बात हो रही होगी, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन एक्सेट्रा एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा इज, इसी को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। और ये किसके साथ मिलके काम करता है? हाइपोथैलेमस के साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, और आपका सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, एंगर, रेज, ये सब चीजें। नेक्स्ट, कैनाल ऑफ मिड ब्रेन विच कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
तो वो कौन सी कैनाल है बेटा, ये भी मैंने कराया था लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कराया है, डायग्राम में मेंशन किया है इसको, इसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सो व्हाट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि मिड ब्रेन से पास होगी, ठीक है, मिड ब्रेन से पास होगी और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करती है, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद राउंड स्वेलिंग डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, बेटा डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन पे 4 राउंड स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है और इनको हम बोलते हैं क्वाड्रीजेमिना या कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना, ठीक है, या कॉर्पोरा, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो 4 राउंडेड लोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्वेलिंग्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रीजेमिना, ठीक है। बेटा इस चैप्टर में ज्यादा पोर्शन नहीं था, हमने न्यूरॉन कवर कर लिया, हमने नर्व कंडक्शन कैसे है वो कवर कर लिया, पोटेशियम सोडियम पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरा नर्व कंडक्शन वाला टॉपिक, उस पर क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो उस पर छोटे छोटे बारीक सवाल ज्यादा बनाता है, जो मैंने यहाँ पे पूछे कि सोडियम पोटेशियम पंप पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे सोडियम की परमिएबिलिटी कम होती है, पोटेशियम की ज्यादा होती है, जब स्टिमुलस आया तो कौन से गेट्स खुल जाते हैं, सोडियम गेट्स खुल जाते हैं, ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बारीक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है वो, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें जो है हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, आपको ये चैप्टर लगभग अगर आपने आंसर किया तो इसका मतलब ये चैप्टर आपको रिवाइज है। किसी भी टॉपिक में आपको लगाओ कि यार ये तो चीज मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, तो आपको क्या करना है, ये जाकर अपने नोट्स में से या एनसीईआरटी में से जाके रिवाइज कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है रिलेटेड टू द क्वेश्चंस या कैसे भी, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो बिना घबराए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और आप बेटा इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और चेक कर लो, फिर से बोल रहा हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है। और इन वीडियोस का मोटिव है आपको प्रिपेयर करना, लास्ट मिनट रिवीजन करा देना आपकी, कि एकदम जल्दी 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 फटाफट से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, ये याद रखना है आपको। इन वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इन डेप्थ घुस के समझाया जाए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बहुत सारे चैप्टर्स की अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगी। बट शॉटगन सीरीज के अंदर मैं एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से वो सारे टॉपिक्स आपको निकाल के आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।